आज थर्ड लेक्चर हमारे स्टार्ट होगा डिटरमिनेंट का। ठीक है, इसके पहले दो लेक्चर हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो जो लोग आज डायरेक्ट इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, इससे पहले वो लोग पुराने दोनों लेक्चर देख लेंगे, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उसके बाद फिर सीखेंगे क्रैमर्स रूल। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। देखिए, दो डिटरमिनेंट को अगर हमको आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लिए कंडीशन रिक्वायर्ड है कि दोनों डिटरमिनेंट का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर हमारे पास दो डिटरमिनेंट हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, उनका प्रोडक्ट निकालना है, तो द कंडीशन रिक्वायर्ड इज दैट बोथ द डिटरमिनेंट शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर। दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होगा। अगर पहला डिटरमिनेंट हमारा थर्ड ऑर्डर का है, दूसरा डिटरमिनेंट भी अवश्य थर्ड ऑर्डर का ही होगा। ठीक है, हम समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, दो डिटरमिनेंट को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सीखते हैं। टू डिटरमिनेंट्स कैन बी मल्टीप्लाइड टुगेदर if they have the same order। दो डिटरमिनेंट को हम आपस में मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन इज डन रो बाय रो। मल्टीप्लिकेशन जो है वो रो बाय रो होगा, मतलब एक रो से दूसरे रो के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास दो डिटरमिनेंट, एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। एग्जांपल, लेट del1 इज इक्वल टू a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1 i1 एंड del2 इज इक्वल टू a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2 i2। हमारे पास दो डिटरमिनेंट है, हमने दो डिटरमिनेंट कंसीडर कर लिया। अब हम इन दोनों डिटरमिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। लेकिन उससे भी जरूरी सवाल है कि क्या इसका मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा। तो मल्टीप्लिकेशन होने के लिए कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है? दो डिटरमिनेंट तभी मल्टीप्लाई होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। जब दोनों डिटरमिनेंट का ऑर्डर सेम होगा तभी वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकेंगे। तो देखो, del1 का ऑर्डर क्या है? थर्ड ऑर्डर का है। क्योंकि 3 रो 3 कॉलम है तो किस ऑर्डर का होगा? थर्ड ऑर्डर का है। del2 का ऑर्डर क्या है? यह भी थर्ड ऑर्डर का है। तो पहला जो हमारा वो कंडीशन है ये पूरा होता है कि दोनों डिटरमिनेंट का ऑर्डर सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सेकेंडली कहता है क्या? मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे? रो बाय रो, मतलब इसके रो को इसके रो से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास नया डिटरमिनेंट निकलेगा। देखिए कैसे, अगर हमको del1 को मल्टीप्लाई करना है del2 से तो ये कैसे पॉसिबल है, जरा ध्यान से सीखिएगा। हम लोग इसके पहले रो को इसके पहले रो से मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। हमने इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करके लिखा। फिर अब इसका फर्स्ट रो इसके सेकंड रो से मल्टीप्लाई करके यहां बनेगा a1 d2 b1 e2 c1 f2। हमने क्या किया? फिर फर्स्ट रो को इसके सेकंड रो से मल्टीप्लाई करके यहां लिखा। फिर इसका फर्स्ट रो इसके थर्ड रो से मल्टीप्लाई होकर यहां लिखा जाएगा तीसरे कॉलम में a1 g2 b1 h2 c1 i2, लाइक दैट। इस तरह से ध्यान से देखिएगा, तरीका बहुत आसान है।
इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई हुआ और यहां लिख दिया। फिर इसका फर्स्ट रो इसके सेकेंड रो से मल्टीप्लाई हुआ, हमने यहां लिखा। फिर इसका फर्स्ट रो इसके थर्ड रो से मल्टीप्लाई हुआ, हमने यहां लिखा। अब फिर क्या करेंगे, इसका सेकेंड रो इसके फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगा और यहां लिखा जाएगा। ये हो जाएगा b1a2 e1b2 f1c2, इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिखा। अब इसका सेकेंड रो मल्टीप्लाई होके यहां होगा d1 d2 e1 e2 f1 f2, फिर इसका सेकेंड और ये मल्टीप्लाई करके। उसी तरह से इसको भी कर लेंगे फटाफट, ठीक है। ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स ऑफ द सेम ऑर्डर। दो डिटरमिनेंट जिनका ऑर्डर सेम है उसका मल्टीप्लीकेशन करके हमने रिजल्ट लिख दिया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं दो डिटरमिनेंट को आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। हमने डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने का तरीका देखा है। सबसे पहला जो कंडीशन है वह यह है कि दोनों डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। इसका मतलब दोनों डिटरमिनेंट का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पर ऑर्डर सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। सेकंड कंडीशन किस तरह से करते हैं, रो बाय रो। पहले रो को पहले रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से, 1 × -2 -2 2 9 -2 2 9, फिर इधर 3 -4 3 3 -4 3 2 2 -6 2 2 -6, इसी तरह से सबको कर लिया जाएगा। अब आगे इसका वैल्यू निकालते हैं। 9 13 -14 2 -10 -3 -2 -5 और 18, ये हमारा आंसर। यहां पर नोट में एक बात याद रखिएगा, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, यदि डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है और डेल्टा टू द पावर c रिप्रेजेंट्स डिटरमिनेंट फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स। डेल्टा का कोफैक्टर डिटरमिनेंट को हमने डेल्टा c से रिप्रेजेंट किया। डेल्टा कोई डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है और डेल्टा टू द पावर c उसके कोफैक्टर्स के डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो रिलेशन क्या होता है, डेल्टा टू द पावर c इज इक्वल टू डेल्टा टू द पावर n-1। जो कोफैक्टर डिटरमिनेंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, डेल्टा टू द पावर n-1। n क्या है, ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट यदि थर्ड ऑर्डर का है तो n-1 क्या हो जाएगा, 2। कहने का मतलब है फॉर थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट डेल्टा टू द पावर c इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट के लिए जो कोफैक्टर डिटरमिनेंट होगा उसका वैल्यू डिटरमिनेंट के स्क्वायर के बराबर होगा। मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही यह प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो हमने आपको रिजल्ट बता दिया, प्रूफ पर नहीं जाना है, प्रूफ बहुत आसान है। प्रूफ के लिए क्या करेंगे हम लोग,
सपोज कर ले, लेट डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, हमने इसको डेल्टा मान लिया, एंड डेल्टा सी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको हमने डेल्टा सी मान लिया। डेल्टा ये डिटर्मिनेंट है और डेल्टा सी ये कोफैक्टर डिटर्मिनेंट है। अब ए का कोफैक्टर है ए, कैसे निकला है, इसको बंद करने से इस डिटर्मिनेंट को सोल्व किया था। बी का कोफैक्टर क्या होगा, बी, ठीक है, कैसे निकला है, इसको बंद करेंगे और फिर जो आएगा उसको सोल्व करके साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ए का कोफैक्टर बी का स्मॉल बी का कोफैक्टर कैपिटल बी, सी का कोफैक्टर कैपिटल सी। अब देखिए नाउ अगर हम लोग यहां से ध्यान दें, डेल्टा इंटू डेल्टा सी किया जाए, इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करें तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, इन दोनों को जब आपस में प्रोडक्ट किया जाएगा, ए ए बी बी सी सी, ए ए बी बी सी सी, फिर यहां ए डी बी ई सी एफ, ए डी बी ई सी एफ, ए जी बी एच सी आई। इसी तरह से सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, हमने डेल्टा को डेल्टा टू द पावर सी से मल्टीप्लाई कर लिया, डिटर्मिनेंट को उसके कोफैक्टर डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी वैल्यू आपका ये डायगोनल पे एग्जिस्ट करता है, दिस वन और दिस वन, ये जो वैल्यू है यह डेल्टा के बराबर होगा। ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है कोई भी नंबर, ये और इसके साथ इसका डिटर्मिनेंट गुना है, ध्यान से देखिएगा, ए और इसको बंद करते हैं, जो ये गुना हुआ है वो ए है, कैपिटल ए, फिर प्लस बी और इसको बंद किया, कैपिटल बी क्या है, कोफैक्टर डी जी एफ आई है, फिर उसी तरह से कैपिटल सी क्या है, इसको बंद किया ये, तो ये जो आपका वैल्यू दिख रहा है ये डेल्टा होगा, यह इसी का वैल्यू है, दिस वन इज डेल्टा, ये कुछ नहीं है और क्या है ये डेल्टा, तो ये डेल्टा हो गया। इसका वैल्यू जीरो होगा, आप निकाल कर देख लीजिएगा, कोई भी डिटर्मिनेंट उठा लीजिए, इसका वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट में हमेशा इसको हम बंद करके खोलने का तरीका होता है, बस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ तो वैल्यू निकलता है, बाकी सारा वैल्यू जीरो होगा। उसी तरह से इसका वैल्यू भी क्या होगा, ये डेल्टा होगा, ये भी क्या होगा, डेल्टा होगा, और ये क्या होगा, डेल्टा होगा, ये तीनों आपका डेल्टा होगा। आप किसी एक डिटर्मिनेंट पर लेके इसको एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें वेरिएबल में हो सकता हो आपको नहीं दिख रहा हो, आप इसको एक डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लीजिए अपने मन से, और उस पर आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये वैल्यू जो होगा वो डेल्टा के बराबर होगा, यह वैल्यू जो होगा वो डेल्टा के बराबर होगा, यह वैल्यू जो होगा वो डेल्टा के बराबर होगा, बाकी सारा वैल्यू आपका जीरो होगा, बाकी सब क्या होगा, जीरो होगा। इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, इसके बाद वाला पोर्शन को मैं यहां लिख रहा हूं अपने पास, ध्यान से देखिएगा। अब क्या है, यहां है डेल्टा इंटू डेल्टा टू द पावर सी, डेल्टा इंटू डेल्टा टू द पावर सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल्टा, ये जीरो 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 डेल्टा जीरो 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 डेल्टा, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर डायगोनल एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर या प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे अगर सारा एलिमेंट जीरो है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो इसके बाद ये हो जाएगा डेल्टा इंटू डेल्टा टू द पावर सी, ये हो जाएगा डेल्टा इंटू डेल्टा इंटू डेल्टा, यहां से हो जाएगा डेल्टा इंटू डेल्टा टू द पावर सी इज इक्वल टू डेल्टा टू द पावर 3, यहां से डेल्टा टू द पावर सी इज इक्वल टू डेल्टा टू द पावर 3 बाई डेल्टा, और डेल्टा टू द पावर सी इज इक्वल टू डेल्टा टू द पावर 3 माइनस 1। ये निकल गया आपका वैल्यू, किसके लिए, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए हमने डिराइव किया।
ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का डेरिवेशन है जो मैंने यहां लिखा था। देखिए डेल्टा टू द पावर सी डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर होता है डेल्टा का पावर 3 माइनस 1 मतलब 2। देखिए आगे है ये वाला चीज आपका। अब इसी तरह से इन जनरल, अगर हम इन जनरल में बात करते हैं, ऑर्डर जो है nth ऑर्डर ले लेते हैं तो यहां हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, अगर हमको इसको इस रिजल्ट को जनरलाइज करना हो तो जनरलाइज करने के लिए क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर लेंगे nth ऑर्डर, तो वैल्यू ये निकल आएगा अपना डेल्टा टू दी पावर n माइनस 1। तो इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, आप अगर प्रूविंग में इस तरह से वेरिएबल लेकर करने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपने लेवल से एक डिटर्मिनेंट ले लेंगे, या बीते दिनों हमने जो डिटर्मिनेंट लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप उसको ले लीजिए। उस डिटर्मिनेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको रिजल्ट मालूम चलेगा डेल्टा डेल्टा डेल्टा, बाकी सब जीरो दिखेगा आपको। ठीक है, इस रिजल्ट को नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पास आएगा, उस समय आपको रिजल्ट प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास रिजल्ट सामने है कि कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर, इसका वैल्यू होता है डेल टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, नोट इट। एक क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड पावर कोफैक्टर फॉर्मूला। आपको इसे प्रूव करना है कि ये सब आपस में बराबर होगा। इसमें डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज करना है और कोफैक्टर फॉर्मूला, पावर कोफैक्टर फॉर्मूला भी यूज करना है और इसको प्रूव करना है। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। अप्रोच क्या होगा हमारा, इसको करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है इसका स्क्वायर, सपोज कर ले डेल्टा क्या दिया है, डेल्टा दिया है 0 CB C0A BA0। डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं, इसका स्क्वायर है लेकिन पहले डेल का वैल्यू निकालते हैं। इसको सोल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा 0 इंटू इसको बंद कर लेंगे 0 इंटू 0 0 माइनस ए स्क्वायर, 0 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी, इसको और इसको बंद कर लो, c इंटू 0 0 माइनस ए बी, 0 माइनस ए बी प्लस यह है b, इसको लिख दो b इंटू इसे और इसे बंद कर लीजिए ac माइनस 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस abc, ये हो जाएगा प्लस abc, ये हो जाएगा 2abc। Therefore, del square is equal to 0 CB C0A BA0, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। एक चीज तो प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट निकल गया, हमने इसके स्क्वायर को इसके बराबर कर दिया। ठीक है, बस एक्सपेंशन किया, बराबर हो गया। फिर हमें इसके स्क्वायर को इसके बराबर दिखाना है। अब इसके लिए क्या किया जाए, इस डिटर्मिनेंट को देखिए ध्यान दीजिएगा यहां और इसमें क्या रिलेशन था, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है उसको मल्टीप्लाई करके लाना था। मतलब हमने पहले डेल्टा का वैल्यू निकाल लिया, उसका स्क्वायर कर दिया, डेल्टा का वैल्यू निकाल लिया, उसका स्क्वायर कर दिया, ये चलाया। हम कैसे सोचे कि ऐसा ही करेंगे, क्योंकि देखो ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है लेकिन यह नंबर के फॉर्म में है, एक स्पेसिफिक वैल्यू है। तो यह वैल्यू कब आता है, जब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। मैंने पहले क्लास में बताया था आपको कि जब किसी डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो वो किसी स्पेसिफिक नंबर के फॉर्म में चलाएगा, कोई रियल नंबर हो जाएगा या कोई भी नंबर, एक न्यूमेरिक वैल्यू चलाएगा। तो ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो यह कैसे मिलेगा हमको, जब तक हम डिटर्मिनेंट एक्सपेंड नहीं करेंगे इस तरह का वैल्यू हमको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लिया, न्यूमेरिक वैल्यू चलाया। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट से हमको डिटर्मिनेंट ही लाना है। डिटर्मिनेंट से यदि आपको डिटर्मिनेंट लाना है तो उसमें प्रॉपर्टीज का यूज करिए। अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, ऑल्सो डेल स्क्वायर है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0 CB C0A BA0, 0 CB C0A
बी ए 0। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसका स्क्वायर, डेल्टा का स्क्वायर कहने का मतलब डेल इंटू डेल। अब इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करें, और दो डिटरमिनेंट को प्रोडक्ट करने का तरीका मैंने बता रखा है, रो बाई रो, 0 इंटू 0 0, सी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर, फिर 0 0 ए बी, फिर 0 ए सी 0 ए सी, फिर यहां अब सेकेंड वाले को 0 0 ए बी, सी स्क्वायर 0 ए स्क्वायर, सी स्क्वायर 0 ए स्क्वायर, बी सी 0 0, यहां हो जाएगा बी सी। फिर इसको इससे देखिए, फर्स्ट को हमने सबसे करके यहां लिख लिया, सेकंड को सबसे करके यहां लिख लिया, अब थर्ड रो को सबसे कर लेंगे, 0 ए सी 0 ए सी, बी सी 0 0, बी स्क्वायर ए स्क्वायर 0, चला आया हमारे पास। हमने इस डिटरमिनेंट को इस डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई किया। आपको मल्टीप्लाई करने के लिए अगर ऐसे दिक्कत जैसे हमने किया दिक्कत हो रही तो आप क्या करेंगे, पहले इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां, फिर इसी रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां, फिर इसी रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां, फिर इसका सेकंड रो लेंगे फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करके यहां, सेकंड रो को सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे। आप जिस तरह से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट यही आएगा। इससे हमने यह निकाल लिया, यह हमारा सेकंड रिजल्टेंट चला आया। ध्यान से देखिएगा क्योंकि मुझे अभी इरेज करना पड़ेगा इसको। हमने डेल स्क्वायर से ये वैल्यू निकाल लिया है, नंबर 1 मान लिया, डेल स्क्वायर का हमने इसके साथ रिलेशन निकाल लिया, इसको नंबर 2 मान लिया। अब मुझे इरेज करना है, तब तक आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको आगे देखेंगे। अब देखिए, अब हमको इसके साथ ये रिजल्ट निकालना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, हमको मालूम है ऑल्सो डेल सी इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर डेल स्क्वायर होगा, ठीक है। डेल सी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल स्क्वायर होगा। और ये क्या है, डेल स्क्वायर है। देखिए दिस इज योर डेल स्क्वायर, यह डेल्टा का स्क्वायर है। डेल्टा का स्क्वायर क्या होगा, डेल सी के बराबर होगा। अब इसका डेल्टा का कोफैक्टर निकालिए ना, डेल स्क्वायर बराबर ये कोफैक्टर्स का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, तो 0 का कोफैक्टर निकालेंगे, सी का कोफैक्टर निकालेंगे, तो इन सबों का कोफैक्टर निकालिएगा। नाउ कोफैक्टर डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा, डेल्टा का कोफैक्टर डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसका कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए तरीका मैंने क्या बताया था आपको, शॉर्टकट तरीका, याद नहीं है तो फिर से देखिए। इसको पहले लिख लीजिए, 0 सी बी, सी 0 ए, बी ए 0। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट रो को रिपीट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 सी बी, ये हो जाएगा सी 0 ए। अब इसका फर्स्ट कॉलम यहां लिखा जाएगा, 0 सी बी 0 सी, सेकंड कॉलम सी 0 ए सी 0 यहां लिखा जाएगा, और इसको कट कर दिया जाए। अब यहां से कोफैक्टर निकाल सकते हैं हम लोग। क्या किया जाए, याद है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस इसको किया था, तो 0 माइनस ए स्क्वायर, ए बी माइनस 0 ए बी, सी ए माइनस 0 ए सी। यहाँ किया जाए ए बी माइनस 0 ए बी माइनस 0, 0 माइनस बी स्क्वायर बी सी माइनस 0 बी सी, ए सी माइनस 0 ए सी, बी सी माइनस 0 बी सी, 0 माइनस सी स्क्वायर। Therefore कोफैक्टर डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा क्या हो जाएगा, मैंने बताया था तरीका, इसको उलट देते हैं, ये जो फर्स्ट कॉलम जैसा दिख रहा है इसको रो में बदल देते हैं, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी,
ये हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये यही चीज है जो हमको लाना था। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर, और इसको डेल्टा स्क्वायर की जगह पर अगर आपको लगता है तो लिख दीजिए 0 सी बी C0A बी ए 0 इसका स्क्वायर। तो हमने यहां से ये भी निकाल लिया, ये इसके बराबर हुआ था, हमने उसको नंबर 1 इक्वेशन माना था, इसको बराबर करके हमने नंबर 2 नाम दिया था, और इसको अभी बराबर कर लिया, हमने इसको नाम दे देते हैं 3। इसका नाम क्या दे दिया हमने 3। तो हम कह सकते हैं hence from equation 1, 2 and 3 we get the desired result। 1, 2 और 3 की मदद से हमने यह पा लिया। इस क्वेश्चन में हमने आपको यह दिखा दिया किस तरह से दो डिटरमिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, किस तरह से पावर को फैक्टर फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो मैंने लिखा था पावर को फैक्टर फॉर्मूला, जो अभी हम कर रहे हैं। और एक बार आपको यह भी याद आ गया होगा कि किस तरह से कोफैक्टर निकालते हैं, क्योंकि 2 दिन हो गया तो भूल तो गए होंगे, तो वह भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग सीखते हैं हाउ टू सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट का जो इंपॉर्टेंट रोल है वह यही यूज होने के लिए, यहीं पर डिटरमिनेंट जो है वो अपने फुल फ्लेज में यूज होता है, क्योंकि डिटरमिनेंट का बेसिकली जो यूज है वह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आसान करने के लिए किया गया क्रैमर्स रूल के माध्यम से। तो अब हम वो सीखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पर एक बार फोकस करेंगे। पहले तो हम लोग यह जान ले कि इक्वेशन हमारे पास 2 तरह का होगा, होमोजीनस इक्वेशन, नॉन होमोजीनस इक्वेशन। होमोजीनस इक्वेशन वैसा इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो, नहीं हो, केवल वेरिएबल्स टर्म होगा, उसको बोलेंगे होमोजीनस इक्वेशन। और वैसा इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म हो एलोंग विथ दोज वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के साथ साथ कांस्टेंट भी हो, तो उसको बोलेंगे नॉन होमोजीनस इक्वेशन। ठीक है, वो भी हम धीरे धीरे इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहते किसको है। पहला होता है कंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है, और दूसरा होगा इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन में आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। कंसिस्टेंट इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन नो सॉल्यूशन, इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कंसिस्टेंट मतलब हैविंग सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा हैविंग सॉल्यूशन, वैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन निकले, वैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन निकलेगा उसको क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट। अब सॉल्यूशन 2 तरह का हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, वह दोनों ही कंसिस्टेंट इक्वेशन का ही टाइप होगा। तो यहां से रिजल्ट जो निकला वह क्या है कि इक्वेशन 2 तरह का हो सकता है, इट मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मींस दोज इक्वेशंस हैविंग सॉल्यूशंस, इनकंसिस्टेंट मींस दोज इक्वेशंस व्हिच डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंट इक्वेशन हमारे पास उसमें 2 तरह का सॉल्यूशन पाया जा सकता है, इट कैन बी इट कैन हैव आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन में या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, लेकिन सॉल्यूशन होगा किसमें कंसिस्टेंट इक्वेशन में। लेकिन इनकंसिस्टेंट इक्वेशन में सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, अब देखिए अगर हमको एक एग्जांपल की मदद से समझना हो कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, सपोज कर ले 2x + 3y = 7, x - 4 = 8।
ये हो गया इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए तो इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। दो स्ट्रेट लाइन जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वह जो है यूनिक सॉल्यूशन को शो करता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन को शो करेगा। दो कोइंसिडेंट लाइन, दो लाइन जो एक दूसरे को कोइंसिडेंट करता है, एक दूसरे के ऊपर से ही लाई करेगा। यहां पे L2 लाइन भी यही है और यहां पे L1 लाइन भी यही है। दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर दो स्ट्रेट लाइन दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करता है तो कहेंगे इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दो लाइन यदि एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करता है तो कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का केस क्या होगा भाई? नो सॉल्यूशन के लिए 2x + 3y = 7 और 2x + 3y = 9। दो लाइन जो आपस में पैरेलल होगा उसको क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन का केस। क्योंकि हमको मालूम है दो पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर और वी में से टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट इंफिनिटी। तो ये दोनों को इंफिनिटी पर इंटरसेक्ट करेगा। तो जब तक इसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट हमको पता नहीं चलेगा इस तरह के इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। यहां इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल सकता है। दो ओवरलैपिंग लाइन हर पॉइंट पर एक दूसरे को, इनफाइनाइट पॉइंट पर एक दूसरे को टच करता है। अगर दो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है तो वह इनफाइनाइट पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहा है, तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलता है। यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो केवल एक पॉइंट पर वह एक दूसरे को टच कर रहा है या कट कर रहा है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन यदि दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उस केस में न टच कर रहा है न कट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। हमने पहले भी पढ़ा है, इस केस को थोड़ा एक बार और ढंग से देख लेते हैं। लेट टू इक्वेशंस बी a1x b1y c1 = 0, a2x b2y c2 = 0। अगर हमारे पास इस तरह से दो इक्वेशन दिया गया है, दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, तो कब यह कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, या कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफिनिट सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा, वो चेक करते हैं। इफ a1/a2 बराबर b1/b2 या बराबर नहीं है b1/b2, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इस समय क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, इस समय इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस समय इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 अब बराबर नहीं है c1/c2, इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। देखिएगा ध्यान से, मैंने बताया यदि कोफिशिएंट a1/a2 is not equal to b1/b2 then it will have unique solution. If a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, then in this case the system of linear equations have infinite solution. And if a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, तो इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। अब देखिए यहाँ एग्जांपल के मदद से भी समझ लीजिएगा। यहाँ पर a1/a2 क्या हो जाएगा? 2/1 क्या हो जाएगा? 2/1। अब b1/b2 क्या है? 3/-1। ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसीलिए देखिए इसमें मैंने बताया यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये दूसरा वाला समझते हैं, ये वाला यहाँ पर क्या है? ये 2 है और ये 4 है। यहाँ पर क्या है? 3 है और ये 6 है। यहाँ पर क्या है? 7 है और ये 14 है। सब कटेगा 1/2 1/2 1/2, तो तीनों आपस में बराबर है। इस केस में a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर है, इसलिए मैंने बताया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इस केस में देखिएगा a1/a2 2/2 बराबर b1/b2 3/3 बराबर नहीं है c1/c2। ध्यान दीजिएगा ये 1/1 1/1 लेकिन बराबर नहीं है, तो इस केस में नो सॉल्यूशन। ठीक है,
इस दोनों केस को बोलते हैं, ये कंसिस्टेंट टाइप है, कंसिस्टेंट। ये हो गया आपका इनकंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट का दोनों आपका टाइप हो गया, ये इनकंसिस्टेंट हो गया। तो यहां से हमने सीख लिया कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो इक्वेशन को कंसिस्टेंट कब कहेंगे, जब उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे, जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन जब निकलता है तो किन तरह का सॉल्यूशन निकल सकता है, दो तरह का, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कब निकलेगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब निकलेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सॉल्यूशन कब नहीं निकलेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए सीखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल में अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिया गया है तो किस तरह से सोल्व करते हैं। तो इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करने का बहुत सारा तरीका हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में 10th 11th में, कि दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल में है तो उसको सोल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का और ग्राफिकल मेथड का। चार तरीका हमको आता है। तो जो वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने देखा था, दरअसल वो यही है डिटरमिनेंट मेथड। किस तरह से देखा था ध्यान दीजिएगा। हमने सीखा था कि x होगा, फिर y होगा और फिर कांस्टेंट टर्म होगा। हमने इस तरह से सीखा था। अब देखिए x y और कांस्टेंट टर्म। x कैसे निकलेगा, x को ढक लेते थे, बाकी जो बच गया उसका हम एक डिटरमिनेंट बनाते हैं, b1 b2 c1 c2। y कैसे निकलेगा, y को ढक लीजिए, फिर डिटरमिनेंट बनाइए। लेकिन ऑर्डर हमेशा साइक्लिक ऑर्डर, आगे की तरफ बढ़ना है। तो इसको ढक लिया तो पहले ये लिखेंगे c1 c2 a1 a2। इसको ढक लिया, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर 1 है कांस्टेंट ढक लेंगे तो इसको लिखेंगे a1 a2 b1 b2। ये हो गया हमारा। अब देखिए अगर यहां से हमको x निकालना हो तो ये हो गया, इसको उधर भेज देंगे ऊपर, ये हो जाएगा b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाई दिस वन a1 a2 b1 b2। एंड अगर हमको y निकालना हुआ तो ये हो जाएगा, इसको ऊपर भेज देंगे c1 c2 a1 a2 डिवाइडेड बाई a1 a2 a2 b1 b2। ठीक है, इसी को इन अदर वर्ड्स बोलते हैं, x को बोलेंगे डेल x बाई डेल और y को बोलेंगे डेल y बाई डेल। अब यहाँ पे डेल x क्या है, ये ऊपर वाला डिटरमिनेंट, डेल क्या है, नीचे वाला डिटरमिनेंट, डेल x डेल y ऊपर वाला, डेल नीचे वाला। देखिए अब निकालते कैसे हैं इसमें, अगर हमको निकालना हो डेल, अगर डेल्टा निकालना होगा तो क्या करेंगे, डेल्टा निकालना होगा तो हम इसको ढक देंगे और इन चारों को ले लेंगे। ठीक है ना, हम यहां पे लिख देते हैं, अगर आपको डेल्टा निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, देखिए कांस्टेंट को ढक लेंगे और जो ये चारों है उसको ले लेंगे a1 a2 b1 b2। ये डेल्टा हो गया। डेल एक्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये सब बार बार नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम सिखाते हैं। देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है, डेल निकालने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट को ढक लीजिएगा a1 a2 b1 b2। अब दूसरा है डेल एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स को ढक लेंगे b1 b2 c1 c2 b1 b2 c1 c2। और डेल y निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा डेल y निकालने के लिए y वाले पे ढक लेंगे और आगे की तरफ से, यहां से नहीं आगे की तरफ से, हमेशा आगे की तरफ बढ़ना है, आगे की तरफ बढ़ना है, इसको ढक लेंगे c1 c2 a1 a2 c1 c2 a1 a2। ठीक है, देखिए वही है ना, तो ये तीनों आपके पास निकल जाएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा। और यहां से x निकालने का तरीका डेल x बाई डेल, y निकालने का तरीका डेल y बाई डेल। इस तरह से लीनियर इक्वेशन अगर दो वेरिएबल में है तो सोल्व करके हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए। अब सीखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। हमारे पास तीन नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ इस तरह से, a1x b1y c1z बराबर d1, a2x b2y c2z बराबर d2, a3x b3y c3z बराबर d3। तीनों कैसा इक्वेशन है, नॉन होमोजेनियस। कैसा इक्वेशन है,
नॉन होमोजीनस। कैसे हमने बोला कि नॉन होमोजीनस है? क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है, d1 d2 d3 कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अगर यह तीनों मिसिंग होता तो यह होमोजीनस इक्वेशन कहलाता, ठीक है ना। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रैमर्स रूल का यूज करेंगे। हम लोग निकालेंगे डेल्टा। डेल्टा निकालने के लिए मैंने बताया था जितने भी कांस्टेंट का कोफिशिएंट है उसको a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। डेल्टा के लिए मैंने बताया था डेल्टा इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल जितना प्रेजेंट है उसका कोफिशिएंट। फिर निकाला जाएगा डेल एक्स। डेल एक्स कैसे निकलता है? अब देखिए डेल एक्स निकालने का बड़ा आसान तरीका है। एक्स वाला जो भी कोफिशिएंट है उसके जगह पे कांस्टेंट को इंसर्ट कर दीजिए। एक्स वाले के जगह पे ये एक्स का जो कोफिशिएंट दिख रहा है यहां पर कांस्टेंट डाल दीजिए d1 d2 d3, बाकी एज इट इज रहने दीजिए b1 b2 b3 c1 c2 c3। सिमिलरली डेल वाई निकालने के लिए क्या करेंगे? डेल वाई निकालने का तरीका क्या है? y वाले के जगह पे आप कांस्टेंट को इंसर्ट करेंगे, y के जगह पे कांस्टेंट को इंसर्ट करेंगे, बाकी सब सेम। ये हो जाएगा a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। और डेल z निकालने के लिए क्या करेंगे? डेल z निकालने के लिए z वाले के प्लेस पे कांस्टेंट को इंसर्ट करेंगे, बाकी सब सेम a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। ये हमारे पास हो गया डेल, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड। डेल निकालने के लिए क्या किया? सारा कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट। डेल एक्स के लिए क्या किया? एक्स वाले के जगह पे कांस्टेंट को इंसर्ट कर दो, बाकी सब सेम। डेल वाई के लिए वाई वाले के जगह पर कांस्टेंट डाल दिया, और डेल जेड के लिए जेड वाले के जगह पे जेड के प्लेस पर कांस्टेंट डाल दिया। देखिए जेड के प्लेस पर हमने कांस्टेंट डाल दिया। अब देखिए अगर हमको निकालना होगा x तो क्या हो जाएगा? डेल एक्स बाई डेल। y निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? डेल y बाई डेल। और z निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? डेल z बाई डेल। x y z हम इस तरह से निकाल लेंगे। हमको क्या करना होगा? इन टोटलिटी हमारे पास तीन इक्वेशन दिया गया रहेगा, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल में हमको चार डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना होगा। इसको सोल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। ये सबका कोफिशिएंट है, ये डेल एक्स है, डेल वाई है, डेल जेड है, चारों डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लिया जाएगा। और x कैसे निकलेगा? डेल एक्स बाई डेल। y कैसे निकलेगा? डेल वाई बाई डेल। z कैसे निकलेगा? डेल जेड बाई जेड। दिस इज कॉल्ड क्रैमर्स रूल। दिस इज क्रैमर्स रूल। इसी को बोलते हैं हम लोग क्रैमर्स रूल, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब हम लोग नेचर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं कि कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा। इस तरह का क्वेश्चंस भी हमारे पास आता है। जनरली आईआईटीज में यहीं से क्वेश्चन पूछता है। आपके पास डिटरमिनेंट का कोई केस दे देगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का केस दे देगा और कहेगा ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। इसका भी कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, आईआईटी का पूछा हुआ जो क्वेश्चंस है तो वहां पर यहीं से क्वेश्चन आता है, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। हमने मान लिया कि हमारे पास तीन इक्वेशन दिया हुआ है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन किस तरह का होगा, ठीक है। कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। तो केस 1 देखते हैं। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होगा। अब देखिए डेल्टा क्या है आपको मालूम है, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, अभी मैंने बताया है किसको बोलते हैं। तो अगर यहां पर डेल्टा 0 नहीं होगा देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज consistent and it will have unique solution। अगर डेल्टा 0 नहीं होगा तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा और इस केस में
यूनिक सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन क्या होगा, x निकालना होगा तो ये हो जाएगा डेल x बाई डेल, y निकालना होगा तो क्या हो जाएगा डेल y बाई डेल, और z निकालना होगा तो क्या होगा डेल z बाई डेल। ये आपका x y z का वैल्यू होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x y z का वैल्यू होगा। x क्या होगा डेल x बाई डेल, y क्या होगा डेल y बाई डेल, z क्या होगा डेल z बाई z। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस समय क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा इस समय, कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। केस 2 देखते हैं हम लोग। केस 2, अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 होता है तब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है। केस 1 में क्या था, सीधा सीधी डायरेक्ट आप देख लीजिएगा, अगर डेल्टा 0 नहीं है तो हर हाल में यूनिक सॉल्यूशन होगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन देगा। सॉल्यूशन निकालने के लिए यह तरीका। लेकिन यदि डेल आपका 0 हो जाएगा, देखिए यहां पे फंसाने वाला काम करेगा आपको। यहां पर अगर सावधानी क्या कहते हैं इसको, मैं भूल गया, अच्छा सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है कि अगर डेल्टा हमारा 0 हो गया तब इस समय दो चीज हो सकता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस समय कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। देखिए बड़ा ध्यान से यहां समझना पड़ेगा। देखिए इसमें सब केस ए क्या कहता है, इफ एट लीस्ट एनी ऑफ द डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड इज नॉन जीरो। अगर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड में कम से कम एक नॉन जीरो हो जाए, मतलब डेल्टा तो हमारा 0 हो ही गया, लेकिन डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड यह तीनों में से कम एक भी नॉन जीरो हो जाए, कम से कम एक भी यदि नॉन जीरो हो गया उस समय देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट and it will have no solution। इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। यदि डेल्टा 0 हो गया और डेल एक्स डेल वाई डेल जेड में से कम कोई एक यदि नॉन जीरो रह गया तो उस समय क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। उस समय क्या हो जाएगा, यह इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। देखिए इस समय क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, इसका नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन यही हम सब केस बी समझते हैं, इफ डेल एक्स बराबर डेल वाई बराबर डेल जेड यह सब 0 हो जाएगा तब कहेंगे देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट and it will have infinite solution। इस केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए डेल्टा 0 हो जाएगा और डेल एक्स डेल वाई डेल जेड ये सब 0 हो जाए, मतलब डेल्टा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड चारों 0 हो जाएगा, तो उस समय क्या होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा इसका। तो यह हो गया आपके पास नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आप लीनियर इक्वेशंस ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, कहता है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू के किन वैल्यूज के लिए दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा और नो सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग डेल एक्स डेल वाई डेल जेड यह चारों वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हमने निकाला डेल्टा। डेल्टा निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 3 3, ये हो गया डेल्टा का वैल्यू। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। डेल एक्स निकाल लेंगे, एक्स की जगह कांस्टेंट 6 10 क्यू 1 2 2
डेल वाई निकालते हैं, y की जगह कांस्टेंट 1 1 1 6 10 q 1 3 p और डेल जेड निकालते हैं, z की जगह कांस्टेंट 1 1 1 1 2 2 6 10 q 6 10 q। हमने डेल डेल एस डेल वाई डेल जेड सब निकाल लिया है। p माइनस 3 2p प्लस q माइनस 16 4p माइनस 2q प्लस 8 q माइनस 10। अब देखते हैं पहला क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन तो हम जानते हैं फॉर यूनिक सॉल्यूशन डेल इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहां से क्या हो जाएगा, p माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर p इज नॉट इक्वल टू 3, ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड केस कहता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हमको मालूम है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डेल इज इक्वल टू डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई इज इक्वल टू डेल जेड, सब क्या होगा, 0 होना चाहिए। देखो अब डेल्टा 0 होने के लिए क्या होना होगा, देयरफॉर डेल्टा बराबर 0, डेल्टा करने का मतलब p माइनस 3 बराबर 0, तो p का वैल्यू क्या हो गया, यहां से 3, इसको 0 होने के लिए p का वैल्यू 3 होना होगा। अब डेल x भी 0 होना होगा, डेल x को 0 होना होगा, डेल x करने का मतलब 2p प्लस q माइनस 16 बराबर 0, p का वैल्यू क्या हो गया 3, 3 2 जा 6, p का वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस q माइनस 16 बराबर 0, तो यहाँ से q का वैल्यू क्या चलाएगा 10। अब देखिए क्या q का वैल्यू 10 और p का वैल्यू 3 इन दोनों को भी 0 बना देगा, तो देखते हैं यहां पर पुट करिए। अगर हम पुट करके देखते हैं डेल वाई में 4 इंटू p का वैल्यू क्या है 3 माइनस 2, q का वैल्यू क्या है 10 प्लस 8, पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 10 2 जा 20, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 20 प्लस 8 बराबर 0, बिल्कुल सही 0 हो रहा है। और डेल जेड को चेक करते हैं q 10 माइनस 10, ये भी 0 हो रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, p का वैल्यू 3 एंड q का वैल्यू क्या होना होगा 10 होना होगा, किसके लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपका आंसर ये हो जाएगा, p का वैल्यू 3 और q का वैल्यू 10 लेंगे, इस दोनों नंबर पर सारा 0 आएगा। तीसरा केस क्या कहता है आपके पास क्वेश्चन में, नो सॉल्यूशन। तो फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए केस क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ द डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज नॉन जीरो। अभी मैंने बताया था कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, डेल्टा को 0 होना होगा और एट लीस्ट कम से कम एक डेल एक्स डेल वाई डेल जेड में से कम कोई एक नॉन जीरो हो। तो इस केस में ध्यान से देखिएगा, डेल्टा बराबर 0 के लिए p का वैल्यू क्या निकल जाएगा 3, p तो 3 होगा, डेल्टा बराबर 0 के लिए p का वैल्यू क्या होगा 3 होगा एंड q का वैल्यू 10 के अलावा कुछ भी ले लिया जाए, q का वैल्यू 10 के अलावा कुछ भी ले लीजिएगा तो यह सब क्या होगा, नॉन जीरो होगा एंड q बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या 10। यही हो जाएगा आंसर। इस केस के लिए नो सॉल्यूशन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, p का वैल्यू 3 हो जाएगा और q का वैल्यू ऑल रियल एक्सेप्ट 10, क्योंकि यदि p का वैल्यू 3 लेंगे और q का वैल्यू 10 लेंगे तो सब 0 हो जाएगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा, p का वैल्यू 3 लेना होगा और q का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं एक्सेप्ट ऑल, q का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं एक्सेप्ट 10, क्योंकि 10 पर q भी 0 हो जाए, 10 पर अगर q का वैल्यू 10 लेते हैं तो ये बाकी सब 0 हो जाएगा, चारों 0 हो जाएगा, तो इस समय भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 10 के अलावा ऑल रियल वैल्यू हो जाएगा q का वैल्यू। तो तीनों आंसर आपके पास हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। क्या कंडीशन होगा, व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ
3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। 3 लीनियर इक्वेशन दिया गया है हमारे पास 2 वेरिएबल में, तो वह कंसिस्टेंट कब होगा? या इन अदर वर्ड्स हम समझते हैं कि हमारे पास 3 स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, 3 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, वह तीनों आपस में कंकरेंट कब होगा? व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर कंकरेंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन? तो एक तरीका तो क्या है, किसी दो इक्वेशन को, मान लीजिए इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, एक्स वाई का वैल्यू निकाल के तीसरे में पुट करते हैं, अगर यह सेटिस्फाई कर गया तो कंकरेंट होगा, मतलब कह सकते हैं कंसिस्टेंट होगा। बड़ा आसान तरीका है, किसी भी दो इक्वेशन के मदद से हमको एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेना है, तीसरे में पुट करना है, सेटिस्फाई कर देता है तो कंसिस्टेंट होगा, या कहें तो कंकरेंट होगा। तो देखिए अब हम इक्वेशन ये मान लेते हैं 1, इसको मान लिया हमने 2 और इसको मान लिया हमने 3, तो कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ध्यान से देखिएगा, हम इक्वेशन 2 एंड 3 की मदद से निकाल रहे हैं, वी गेट इक्वेशन 2 और 3 की मदद से हम x और y निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे देखिएगा, हमको मालूम है x y और 1, ठीक है। x के नीचे क्या करते हैं हम, सेकंड और थर्ड, x को ढक लेंगे, ये हो जाएगा b2 b3 c2 c3 एक डिटरमिनेंट। y के नीचे क्या करेंगे, y वाला ढक लेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये हो जाएगा c2 c3 a2 a3, 1 है तो कांस्टेंट ढक लेंगे, ये हो जाएगा आपका a2 a3 b2 b3। अब यहां से निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, यहां से b2 b3 c2 c3 डिवाइडेड बाई a2 a3 b2 b3, एंड y निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा c2 c3 a2 a3 बाई a2 a3 b2 b3। आप चाहते तो डायरेक्ट रेशियो के फॉर्म में भी यूज कर सकते थे, या ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन x और y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब करेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, वी गेट, इस वैल्यू को x और y के वैल्यू को वहां पुट करेंगे, a1, देखिएगा ध्यान से, ये आपका हो जाएगा a1, x की जगह पे पूरा वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा b1 b2 b3 b2 b3 c2 c3, और नीचे हो जाएगा a2 a3 b2 b3 प्लस b1 y की जगह पूरा वैल्यू पुट करेंगे, c2 c3 a2 a3 डिवाइडेड बाई a2 a3 b2 b3 प्लस c1 बराबर 0। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर यह तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है तो किसी दो से एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे तो वह तीसरे को सेटिस्फाई करेगा। या अगर स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो तीनों लाइन यदि आपस में कंकरेंट है तो किसी दो इक्वेशन को सोल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे और उसको तीसरे में पुट करके सेटिस्फाई करते हैं। अगर सेटिस्फाई कर दिया तो कंकरेंट है, तो हम ऐसा मानकर चलते हैं कि कंकरेंट है तो अवश्य सेटिस्फाई करेगा। फिर आगे देखिए, अब ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a1 b2 b3 c2 c3 प्लस ये हो जाएगा b1 c2 c3 a2 a3 प्लस ये हो जाएगा आपका c1 a2 a3 b2 b3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक ऐसे भी इसको और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो ये आपका हो जाएगा a1 b2 b3 c2 c3 माइनस कॉमन ले लिए तो हो जाएगा b1, ये हो जाएगा, सॉरी इसको इधर कर दिया। अब हमने देखिए इसको एक्सचेंज करना है, तो मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में कि एक बार एक्सचेंज होगा, रो और कॉलम आपस में एक बार एक्सचेंज करेगा तो एक माइनस बाहर आएगा, दो बार होगा तो प्लस में होगा, और टाइम एक बार हुआ ना, इसको इधर भेजे इसको इधर भेजे तो माइनस आ गया, प्लस c1 ये हो जाएगा a2 a3 b2 b3 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में, a1
B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 बराबर 0 लिख सकते हैं। कैसे? अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो A1 इसको बंद किया, B2 B3 C2 C3 माइनस B1 इसको बंद किया, A2 A3 C2 C3 प्लस C1 इसको बंद किया, A2 A3 B2 B3। देखिए यही है ना। तो यहां से ये वैल्यू निकलता है कि अगर 3 इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है 2 अननोन में, तो कंसिस्टेंट कब होगा? इसके लिए कंडीशन क्या है? जितने भी कांस्टेंट है उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। नोट कर लीजिए इसको। आज बस हम लोग यहीं तक सीखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, 1-2 टॉपिक बाकी रह जाएगा और कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है? और अभी तक जो मैंने बताया इसको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने कोरस्पॉन्डिंग बुक से बनाएंगे। ठीक है? तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम।